हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी पार्ट 3 के लिए, तो ये पार्ट 3 होने वाला है जिसका आपका एग्जाम कल है बिजनेस लॉ का। हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चंस को समझेंगे, एक तरह रिवीजन हो जाएगा और आप लोग देख भी लोगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोल रहा है हु इज अ फाइंडर ऑफ गुड्स, डिस्कस हिज राइट्स एंड ड्यूटीज, व्हाट इज द नेचर ऑफ लियन हेल्ड बाय अ फाइंडर। देखो फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए सबसे पहले। फाइंडर ऑफ गुड्स वो पर्सन होता है जिसे किसी दूसरे पर्सन की लॉस्ट प्रॉपर्टी मिल जाती है। गिरे हुए पैसे मिल गए, कहीं पे किसी का वॉलेट मिल गया, रोड पर कुछ गिरा हुआ था, किसी की चेन मिल गई, ये सब। तो लॉ के अकॉर्डिंग फाइंडर को कुछ ड्यूटीज और राइट्स दिए गए हैं। वो ड्यूटीज क्या होती हैं? एक तो प्रॉपर केयर करना, जो भी आपको मिला है आप उसकी केयर वैसे ही करोगे जैसे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको गुड यूज नहीं करना, पर्सनल यूज नहीं करना, उसके ट्रू ओनर को ढूंढना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में लिखने हैं, दैट्स इट। अब इसके राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहला है कि फाइंडर गुड्स को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस रीइम्बर्स ना हो जाए। यानी कि आपने कोई चीज अपने पास रखी हुई है जो आपको मिली थी, अब जब आप उसे सामने वाले को दे रहे हो तो जो आपने उस गुड पे खर्चा करा, जब तक आपको वापस ना मिल जाए खर्चा तब तक आप अपने पास उसे रख सकते हो। ठीक है, राइट्स टू रिवॉर्ड, यानी कि अगर ओनर ने रिवॉर्ड अनाउंस किया है तो फाइंडर को रिवॉर्ड मिलना भी चाहिए। राइट टू सेल, कुछ स्पेशल सिचुएशन में फाइंडर गुड्स बेच भी सकता है, जैसे कि उसका ओनर नहीं मिल रहा, गुड्स ऐसे हैं जो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएंगे, या फिर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है जो आपको याद रखने की जरूरत है इस वाले क्वेश्चन में। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। What are the circumstances in which a non-owner of goods can make a valid pledge? ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, जो अल्टरनेटिव दे रखे हैं ना उसको जरूर देखना। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्लेज क्या होता है? सबसे पहले प्लेज का मतलब होता है किसी गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में देना, लोन या डेप्ट के बदले। आप गोल्ड ज्वेलरी बैंक के पास रखकर लोन लेते हो, ये प्लेज का एग्जांपल होता है। सिंपल, वेरी इजी, तुम्हें पता लग गया प्लेज क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कभी नॉन ओनर भी वैलिड प्लेज कर सकता है, यानी कि वो उसका सामान नहीं है फिर भी? तो इसका आंसर है यस। कहां पे होता है ऐसा? लॉ में कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है जहां पे ऐसा होता है। सबसे पहला आता है मर्सेंटाइल एजेंट, सेक्शन 178 के तहत। इसका मतलब बिजनेस या ट्रेडिंग का एजेंट। अगर ओनर ने गुड्स एजेंट को दिए हैं और एजेंट गुड फेथ में प्लेज करता है तो प्लेज वैलिड हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, पर्सन हैविंग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी पर्सन के पास गुड्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए हैं और कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल नहीं हुआ तो वो उसको प्लेज कर सकता है। ठीक है, पर्सन हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब पार्शियल राइट होता है, ठीक है, गुड पे। सेलर इन पोजेशन, कभी कभी सेलर गुड्स बेचने के बाद भी पोजेशन में रहता है। ठीक है, और बायर इन पोजेशन, यानी कि अगर बायर के पास पोजेशन आ गया है और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तब भी कुछ सिचुएशन में वैलिड प्लेज हो सकता है। ऑलराइट, तो यही था क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन 13 पर आते हैं। क्वेश्चन 13 आपसे पूछ रहा है डिफाइन पार्टनरशिप। ओके, डिस्कस इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। वेरी इजी, आपको बस पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या होता है। देखो सिंपल, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, जैसे एक दो बंदों ने, ए और बी ने मिलकर क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं, तो ये पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहली बात है इसमें देखो दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, इसमें अग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट से बनती है, ओरल या रिटर्न कोई भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस होना जरूरी है, प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है हर पार्टनर दूसरे पार्टनर की तरफ से एक्ट कर सकता है। अगर कुछ भी कोई डिसीजन लेना पड़े तो आप दूसरे के बेसिस पे भी डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा रहा है कि पार्टनरशिप का रियल टेस्ट क्या है तो आप कहोगे म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप कैसे डिटरमाइन करते हैं? ये लॉ के अकॉर्डिंग देखो लिखा होता है। लॉ सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग को नहीं देखता, प्रॉफिट शेयर करना अलोन ही पार्टनरशिप प्रूफ नहीं करता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है क्या एक पार्टनर के एक्शन से दूसरे पार्टनर बाइंड होते हैं। अगर आंसर यस है तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वेरी इजी,
रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में पार्टनरशिप फर्म की ऑफिशियल एंट्री। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ऑलराइट, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत बार पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको समझना हो, ठीक है। बाकी इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखो वही है, फर्म थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकती। अगर किसी कस्टमर ने पेमेंट नहीं दी तो अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए कोई भी कोर्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, अगर आपकी रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। पार्टनर एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते, सेल ऑफ नहीं कर सकते आप फर्म को, ठीक है। ये सारे जो आते हैं आपके कुछ चीजें आ जाती हैं। मैं शॉर्ट में ही क्वेश्चन समझा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मैंने ऑलरेडी 1 to 10 जो क्वेश्चंस कराए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऑलराइट, आपको वो क्वेश्चंस करने मैंडेटरी थे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको मीनिंग पता होना चाहिए सिर्फ, तो भी आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर में आने के चांसेस पहले 10 क्वेश्चन के ज्यादा है रादर देन ये सारे। ओके, 15th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वेरी इजी, आपको पता है पार्टनरशिप क्या होती है, आपको पता है फर्म क्या होता है। दोनों को डिसोल्यूट करना मतलब बंद कर देना, ठीक है। देखो डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप रिलेशनशिप का एंड हो जाना, लेकिन एग्जाम में बहुत स्टूडेंट्स अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, दो टर्म्स है, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनर का रिलेशनशिप जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब यहाँ पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है। ऑलराइट, ध्यान रखेंगे कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन बहुत इजी होते हैं। एक तो अग्रीमेंट से हो जाता है, ठीक है, आपका नोटिस से भी डिसोल्यूशन हो जाता है। सर्टेन इवेंट्स, इंसान मर गया, डेथ ऑफ पार्टनर, एक्सपायरी आपने कोई साइन कर रखी थी, वो सब, ठीक है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी होता है जब बिजनेस इलीगल हो जाए, या फिर कोर्ट जो है कभी कभी पार्टनरशिप खत्म कर देता है या फिर फर्म को, ठीक है। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है ऑलरेडी क्या होता है, तो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे। इसका इफेक्ट क्या होता है, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप पे भी पड़ेगा, आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रिपीट हुआ है, व्हाट इज प्लेज, है ना, ये हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, डिस्कस द एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्रिन। देखो तुम्हें सिर्फ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि सेल क्या होता है। देखो सेल तब होती है जब ओनरशिप इमीडिएटली सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है। किसी भी चीज को बेचना सेल होती है ना, ये तो पता ही है तुम सबको, ठीक है। वहीं अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, यानी कि एक पीरियड के बाद जब ये सब हो जाएगी अग्रीमेंट्स, मतलब जब आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे तब वो ट्रांसफर हो जाएगी, ये होता है अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। समझ आ गया, इजी था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर देखते हैं ये क्या होता है। देखो नाम डिफिकल्ट बहुत लग रहा होगा पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इसका मीनिंग बेसिकली ये होता है लेट द बायर बी वेयर, मतलब बायर को गुड्स परचेज करने से पहले खुद चेक कर लेना चाहिए। लॉ जो है वो नॉर्मली सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता अगर बायर ने प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट नहीं करा होता। कल को कोई आपको कोई प्रॉपर्टी बेच दे और आपको बाद में पता लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी पे लीगल केसेस हैं या फिर ये इलीगली बनाई गई है कुछ भी, तो ये आपकी गलती मानी जाएगी रादर देन द सेलर, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से सब कुछ चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद ही खरीदना चाहिए। ओके, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी अंडर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, एक्सप्लेन द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो अभी हमने पढ़ा था सेल्स वगैरह क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशन क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर कंडीशन ब्रेक हो जाए तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कंडीशन हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। वहीं अगर हम वारंटी बोलें तो वारंटी कंडीशन जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंडरी या फिर सपोर्टिंग टर्म होता है। अगर वारंटी ब्रेक हो जाए तो बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ऑलराइट, इसमें इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं, देखो ये वो कंडीशंस होती हैं जो लॉ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर देता है, चाहे पार्टीज ने उन्हें क्लियरली मेंशन करा हो या ना। टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे होती है ना, वही होती है ये। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, जिसने पीडीएफ भी लिया उसको भी आई एम वेरी सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख दिया गलती से।
ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ये क्या होता है। ठीक है, मैं आपको पहले सिंपल बताती हूँ प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। देखो सिंपल, प्रॉमिस से पता लग रहा है। प्रॉमिसरी नोट एक रिटन प्रॉमिस होता है जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा। कि वो कहते हैं ना, जैसे अभी भाई तू मुझे इतना कर्जा दे दे, मैं तेरे को आगे जाके 10 दिन में इतने पैसे वापस कर दूंगा, ये लिख कर साइन करके दे दिया, ये होता है प्रॉमिसरी नोट। ओके, वहीं अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट करने का रिटर्न ऑर्डर देता है, यानी कि यहाँ पे बोला जाएगा कि तुझे ये पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने ऑन डिफरेंस एंड अ चेक। चेक भी पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज का एक स्पेशल फॉर्म है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि चेक हमेशा बैंक पर ड्रॉ किया जाता है और जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो नहीं। ऑलराइट, तो ये चीजें याद रखना। प्रॉमिसरी नोट होता है कि आप प्रॉमिस कर रहे हो पे करने के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि आपको ऑर्डर करा गया पे करने के लिए, और चेक होता है बैंक को ऑर्डर करा गया पे करने के लिए। ऑलराइट, इसमें बोला गया ऑल्सो एक्सप्लेन एंडोर्समेंट। देखो एंडोर्समेंट क्या होता है, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन करके उसे किसी और पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है उसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं। सिंपल, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए किया गया सिग्नेचर। अब इसमें बहुत सारी होती है, ब्लैंक होती हैं, फुल होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सारे टाइप्स आपको यहाँ दे रखे हैं मैंने पीडीएफ में। ऑलराइट, शॉर्ट नोट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट नोट्स हम ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, काफी क्वेश्चन हमने पढ़ा था। फ्रॉड आपको पता है क्या होता है, माइनर के एग्रीमेंट हमने पढ़े थे, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, सब चीजें हमने पढ़ रखी हैं। पेपर घूम फिर के इसी सब में से आएगा जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। अच्छे से वीडियोस देखो, चीजों को समझो। मेरा पूरा ये पीडीएफ जिसने लिया है उसको तो ऑलरेडी वो प्रिपेयर कर रहे होंगे अच्छे से, जिसने नहीं भी लिया आप लोग ये देखो वीडियो। अगर चाहिए हो पीडीएफ तो नीचे इंस्टाग्राम लिंक पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। एक बेसिक मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा आपको पीडीएफ परचेज करने के लिए। बाकी आप ये 3 वीडियोस कर लोगे तो भी आप लोग अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल आके पेपर के बाद मुझे जरूर बताना कि पेपर कैसा हुआ, कौन से क्वेश्चंस आए थे, और मुझे पेपर भी भेज देना। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।